नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। मैं हूं अजय मिश्र। और क्यों दुनिया भर के बाजारों में गिरावट नजर आ रही है, एशिया के साथ साथ भारतीय बाजारों में भी क्यों गिरावट के साथ हुई है शुरुआत, समझेंगे। क्रूड ऑयल के मोर्चे पर क्या है बड़ी खबर, लेकिन सबसे पहले टॉप लाइंस पर नजर। डॉलर में तेजी, प्रॉफिट बुकिंग और मांग में कमी के मद्देनजर कच्चे तेल में आई गिरावट। ब्रेंट क्रूड के भाव $90 से नीचे पहुंचे। वर्ल्ड बैंक द्वारा चीन में मंदी की रिपोर्ट ने ओपेक की नींद उड़ाई। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में घमासान जारी। गूगल के खिलाफ अमेरिका में एंटी ट्रस्ट मामले में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला का बयान। कहा, गूगल की गलत नीतियों ने कंपनी का दबदबा बनाया। अमेरिका चीन से आयात किए जाने वाले एआई चिप्स पर लगा सकता है पाबंदी। अक्टूबर माह में ही नई पाबंदियां लगने के आसार, अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट। और एशियाई बाजारों में गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत। सेंसेक्स और निफ्टी में भी गिरावट के साथ हुई आज कारोबार की शुरुआत। ये टॉप लाइंस आपकी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रही हैं। समझेंगे कि क्या है बाजारों का हाल, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि वर्ल्ड बैंक ने हालिया रिपोर्ट में चीन की अर्थव्यवस्था पर बड़े सवाल उठाए हैं। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि चीन की इकोनॉमी में मंदी का दौर अभी थमा नहीं है और ये मंदी और भी गहरा सकती है। इसी की वजह से दुनिया भर के बाजार आज नेगेटिव टेरेन में खुलते हुए नजर आए। गिफ्ट निफ्टी से शुरुआत करते हैं। किस तरह से हमें ट्रेंड्स मिले थे। आज 24 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी हमें कारोबार करता हुआ दिखाई दिया, जिसका असर भारतीय बाजारों पर दिखाई दिया है। और आपको बताएं कि एशिया के बाजार भी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले जो सेंसेक्स और निफ्टी की शुरुआत हुई वो भी गिरावट के साथ हुई। सेंसेक्स 14 अंक नीचे 65,813 पर खुला नेगेटिव 22 के साथ। निफ्टी में भी गिरावट का दौर की शुरुआत हुई, लेकिन इस वक्त ये गिरावट और भी गहराती जा रही है। इस वक्त देखें आप निफ्टी 50 83 अंक नीचे 19,554 का स्तर। इस वक्त देखें 200 से ज्यादा अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स कारोबार कर रहा है। कैपिटल गुड्स को अगर आप छोड़ दें तो बाकी सारे इंडेक्स गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं नेगेटिव टेरिटरी में। इस वक्त टॉप गेनर्स पर निगाह डालते हैं। कौन से ऐसे स्टॉक्स जो इस वक्त मुनाफा दे रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा, एशियन पेंट्स, एल&टी, हिंदुस्तान लीवर और अल्ट्राटेक सीमेंट्स, ये कुछ ऐसे शेयर्स जहां पर इस वक्त फायदे के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब निगाह डालते हैं टॉप लूजर्स पर, जहां पर हमारी निगाह रहेगी। टॉप लूजर्स की अगर हम बात करें तो मारुति, पावर ग्रिड, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, एसबीआई जैसे काउंटर्स में 1 से करीब 1.5% की गिरावट इस वक्त नजर आ रही है कारोबार के दौरान। वर्ल्ड जो मार्केट्स है उस पर भी एक निगाह डाल लेते हैं और किस तरह से वहां पर पैन आउट होते हुए दिख रहे हैं। मिक्स्ड ट्रेंड दिखाई दे रहा है। अमेरिकी बाजारों में गिरावट दिखाई दी थी डाउ जोन्स में, S&P 500 और नैस्डैक में तेजी का रुख हमें दिखाई दिया। यूरोपियन मार्केट की तरफ चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि कैसा रुख रहा। सारे के सारे बाजार डाउन। लंदन, फ्रांस, जर्मनी, ये तीनों ही प्रमुख बाजार नेगेटिव वाइज के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। एशियाई बाजारों में भी आज सुबह का रुख नेगेटिव रहा। जापान निकी 410 अंकों की गिरावट, बड़ी गिरावट जापान में देखी जा रही है। हैंगसेंग में भी बड़ी गिरावट के साथ आज शुरुआत हुई है। असर वही जो खबर हमने आपको बताई। वर्ल्ड बैंक ने चिंता जताई है चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर के। कॉस्पी में बहुत ही फ्लैट कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज भारत की लच्छी खबर क्रूड ऑयल के लिहाज से, क्योंकि जो कच्चा तेल है वहां पर नरमी के संकेत 90 से नीचे भाव जाते हैं। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते ही हमने 97 का स्तर देखा था, जो कि अच्छी खबर नहीं थी भारतीय इकोनॉमी के लिए। लेकिन अब वही ये खबर भी चीन के साथ ही जुड़ी हुई है। ऐसा लगता है कि चीन में मांग में कमी आ सकती है और इसलिए यहां पर गिरावट दिखाई दे रही है। ओपेक की अगर हम बात करें तो ओपेक इस वक्त बड़ी असमंजस की स्थिति में है कि वो करे तो करे क्या। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार वक्त होगा आज के फोकस का। और आज के फोकस में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है मेक इन इंडिया के लिहाज से, एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से भारत का टेक्सटाइल सेक्टर। कहीं मत जाइए, देखते रहिए इकोनॉमी टुडे। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर ऑफ लाइफ।
फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करोना जो नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब अब शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा, हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और अब बात करते हैं आज के फोकस की। भारत में टेक्सटाइल सेक्टर यानी कपड़ा उद्योग सदियों पुराना और काफी समृद्ध रहा है। यह देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है और पिछले 9 सालों में सरकार के प्रयासों से उद्योग की अहमियत और रफ्तार भी बढ़ी है। टेक्सटाइल सेक्टर पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उसके बाद बहुत ही खास मेहमान के पास चलेंगे और आज की फोकस पर चर्चा शुरुआत करेंगे। भारतीय कपड़ा उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का उभरता हुआ क्षेत्र। कपड़ा उद्योग कृषि के बाद देश में रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। साथ ही भारत कपड़ा उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक देश भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से देश में कपड़ा उद्योग तेजी से फल फूल रहा है। ये पीएम मोदी के विजन से ही संभव हो पाया कि पिछले 9 सालों में भारतीय कपड़ा उद्योग एक तरफ निर्यात में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है तो दूसरी तरफ रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहा है। अगर कपड़ा उद्योग से संबंधित कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो कपड़ा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है, जिसका जीडीपी में 2% से ज्यादा का योगदान है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग में जीडीपी में 13% और निर्यात में 12% से ज्यादा का योगदान है। ये क्षेत्र अनुमानित 4.5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और 6 करोड़ लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है। साथ ही कपड़ा क्षेत्र एक वुमेन सेंट्रिक उद्योग है, जिसमें महिलाओं के लिए रोजगार प्रदान करने की सबसे ज्यादा क्षमता है। इसके अलावा भारतीय कपड़ा बाजार 2020 में $40 बिलियन का था, जिसके 2025 तक $135 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। बता दें कि कपड़ा और परिधान के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 4% है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का कपड़ा निर्यात $44.4 बिलियन रहा, जो 20-21 के मुकाबले 41% ज्यादा है। भारत का कुल कपड़ा निर्यात साल 2025-26 तक $65 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। मानव निर्मित कपड़े और परिधानों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना यानी PLI की शुरुआत की है। साथ ही देश में टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए PM मित्र योजना की भी शुरुआत की गई। योजना के तहत देश में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। मेगा टेक्सटाइल पार्क की खास बात यह है कि कपड़े तैयार करने से लेकर उनकी मार्केटिंग, डिजाइनिंग और एक्सपोर्ट सभी एक ही जगह पर हो सकेंगे। इसके अलावा कपड़ा उद्योग में कुशल कारीगरों की समस्या को दूर करने के लिए समर्थ नामक योजना की शुरुआत की गई है। 2020-21 से 2023-24 तक के लिए नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन की भी शुरुआत की गई है। रोहित अग्रवाल, DD न्यूज, दिल्ली। आज के फोकस में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सिद्धार्थ राजगोपाल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के। डॉक्टर सिद्धार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। आप टेक्सटाइल सेक्टर से पिछले 40 सालों से ज्यादा का वक्त, लगभग सारी जिंदगी आपने बिता दी और इसलिए हम बहुत ही खुश हैं आज इकोनॉमी टुडे में पा करके। ये जो जर्नी आपने देखी है सर 40-45 सालों की, पिछले 10 साल में अगर हम देखें क्या बदलाव हुए हैं इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर में, उसी से शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। देखिए, सही बात है कि मैं भी इस क्षेत्र को दिनों से देख रहा हूँ। आपने कहा 40 साल, और इसमें एक तरह से देखा जाए तो ये आपने सही बताया आपके प्रोमो में भी कि भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, एग्रीकल्चर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है। और इसमें जो अब हम लोग देख रहे हैं 10 साल में जो गति आई है, वो गति एक तरह से पहले नहीं देखी गई। देखिए, जो आपने स्कीम्स बताई, उन स्कीम से जो है हम आशा करते हैं कि आगे जाके, क्योंकि ये सेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट और रोजगार के संदर्भ में, और साथ साथ जो अपना रोटी कपड़ा मकान का जो स्लोगन है, कपड़ा एक सेंट्रल रिक्वायरमेंट है दुनिया में। तो इन सबको देखते हुए हम देख रहे हैं कि जो स्कीम्स आ रही है और जो गति आई है स्कीमों में, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्कीमें तो पहले भी रही हैं, लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन और जो गति हम देख रहे हैं वो एक बहुत ही सराहनीय तरह का एक हमें सामने नजर आ रहा है। और सरकार इस बात से प्रतिबद्ध है कि वो इस सेक्टर को एक तरह से
उजागर सेक्टर के रूप में देखें, सनराइज सेक्टर के रूप में देखें, क्योंकि ये एक तरह से सनसेट सेक्टर माना जा रहा था, क्योंकि ये बहुत ही पुराना सेक्टर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो स्कीमें आई हैं, जैसे आपने बताया PLI स्कीम है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें आप इन्वेस्टमेंट की ओर बहुत ही सीरियसली देख रहे हैं। आपने साथ साथ समर्थ की बात कही, समर्थ में भी जो है हम लोग जो है स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, ट्रेनिंग का प्रोग्राम है और काफी हद तक इंडस्ट्री ड्रिवन प्रोग्राम्स हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि न केवल सरकार लेकिन इंडस्ट्री ड्रिवन, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मैं देख रहा हूं अपने पिछला ओवर में, और इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा है कंपेयर टू अर्लियर ईयर्स। डॉक्टर सिद्धार्थ, अगर हम समझने की कोशिश करें विकसित भारत में टेक्सटाइल सेक्टर की क्या भूमिका होगी, क्या हम अपने टेक्सटाइल को नेक्स्ट जनरेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हम इसे और ज्यादा मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हम और ज्यादा ग्लोबलाइज होने की कोशिश कर रहे हैं? ये बात सही है, बिकॉज ये क्या है कि दो तीन बातें सामने आती है। एक तो बात यह है कि हम लोग एक अपार्ट फ्रॉम हमारा जो टेक्सटाइल का जो साइज है करंट $165 बिलियन का मार्केट है जी, उसमें से अगर आप देखें तो $40 बिलियन एक्सपोर्ट है। अब बाकी जो 105 जो बिलियन है वो एक तरह से डोमेस्टिक है। ऑलमोस्ट 70% ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी जो टेक्सटाइल में होती है वो डोमेस्टिक ओरिएंटेड है और एक्सपोर्ट इज अबाउट 25 to 30%। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी प्लैंक है, क्योंकि अल्टीमेटली अपना जो मार्केट है देश का वो एक बहुत ही बड़ा मार्केट है। तो हम ये देख रहे हैं कि इस मार्केट को देखते हुए, मार्केट हमारे पास है तो हम लोग क्या करेंगे, तो अपनी जो करंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आप देख रहे हैं आज इतना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट दुनिया में हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, मैन्युफैक्चरिंग के नए नए आयाम आ रहे हैं, और तो उस तरह से देखा जाए तो इंडस्ट्री को एक तरह से इस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में जोड़ने का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और वो हम देख रहे हैं कि नेशनल टेक्सटाइल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन की जो बात आपने भी करी, उसमें जो है एक तरह से R&D लैब लगा रहे हैं आप, एक तरह से स्टार्टअप जो हैं उनको एक बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। उसमें क्या होता है कि आप कोशिशें करते हैं कि लोग अपने आइडियाज लाएं और उसको इंक्यूबेटर के रूप में, इंक्यूबेशन जिसे कहते हैं, उसको करके हम आगे ले जाएं। साथ साथ हम एक क्वालिटी कंट्रोल का ऑर्डर भी ला रहे हैं, विच इज इन अ वे गुड, क्योंकि आप कोशिश ये कर रहे हैं कि भारत जो है क्वालिटी प्रोड्यूसिंग कंट्री माना जाए। अभी क्या हो रहा है, कई तरह की गुड्स आ रहे हैं मार्केट में, तो एक क्वालिटी कंट्रोल से एक तरह से क्वालिटी के भी मापदंड जो है वो एक तरह से अपने कंज्यूमर्स के लिए एक अच्छे प्रोडक्ट सामने आए। तो ये सब जो बातें आ रही है सामने, इसमें हम ये देख रहे हैं कि एक अच्छा इकोसिस्टम जिसे कहते हैं जी जी, वो बनाने की एक कोशिश आ रही है। डॉक्टर मैं आशा करता हूं कि साहब अगले 4, 5 या 10 साल के अंदर ये सिस्टम्स सिद्धार्थ, अगर हम समझना चाहें अभी पर कैपिटा कंजम्पशन टेक्सटाइल को लेकर के उसके ट्रेंड क्या है भारत में, क्या सभी लोगों तक जो टेक्सटाइल है वो पहुंच पाया है? पहले डोमेस्टिक की हम बात करें और उसके बाद फिर हम डिटेल्स पे आते हैं कि कैसे ये जो नए नए पार्क्स बन रहे हैं और जो नई स्किलिंग की संभावना है वो लेकर के आएंगे। थोड़ा डोमेस्टिक कंजम्पशन पे आपके पास कुछ आंकड़े हैं डॉक्टर साहब? इमीडिएटली तो शायद नहीं होंगे मेरे पास, बट सवाल इस बात का है कि फ्रॉम द ब्रॉड साइज ऑफ द मार्केट आप ये देखते हैं कि 75% ऑफ द कंजम्पशन इज टेकिंग प्लेस इन द डोमेस्टिक मार्केट। बिल्कुल, अगर उसको लेके जब पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग वेरी स्लोली, वो सही बात है, बिकॉज आफ्टर ऑल पॉपुलेशन भी ज्यादा है और प्रोडक्शन का भी एक रेलेवेंस है। जी जी, बट द ओवरऑल पिक्चर दैट इज कमिंग इन फ्रंट इज दैट द डोमेस्टिक कंपोनेंट ऑफ द इंडस्ट्री will become a very important part। और पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ाने के लिए आफ्टर ऑल उसमें बाकी इकोनॉमिक इंडिसेस भी जुड़ जाती हैं, रेट ऑफ इन्फ्लेशन है और बाकी अन्य सामग्री। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आता हूं जी, मैं आपके पास आता हूं और जो हम पहल कर रहे हैं PLI में और जो हमारे टेक्निकल टेक्सटाइल्स हैं, स्किलिंग को लेकर के हम क्या कुछ करें उस पर बात करेंगे, लेकिन ये महिलाओं पर किस तरह से इंपैक्ट डाल रहा है पूरा का पूरा सेक्टर, उस पर हम एक रिपोर्ट दिखाना चाह रहे हैं अपने दर्शकों को। और ले चलते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट की तरफ। हथकरघा उद्योग भारत की समृद्ध परंपरा को जीवंत संस्कृति के तौर पर देखा जाता है। इसी हथकरघा उद्योग बढ़ावा देने के लिए अहमदाबाद स्थित भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ने 2019 में हैंडमेड इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की और परिणाम आज जमीन पर दिखने लगे हैं।
वर्तमान सरकार भी हाथ से बने उत्पादों की मार्केटिंग पर लगातार जोर दे रही है। पिछले 9 सालों में 600 से ज्यादा हैंडलूम क्लस्टर्स देश में लगाए गए हैं और देश की विविधता और सांस्कृतिक विरासत को समेटे हथकरघा उद्योग पर हमारी देखिए ये खास रिपोर्ट। देश के दूर सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहन से लेकर बर्फ से ढके पहाड़ों तक, तो दूसरी तरफ समुद्री तट से जिंदगी गुजारने वाले लोग, वहां से लेकर के मरुस्थल तक और भारत के मैदानों तक परिधानों का एक खूबसूरत इंद्रधनुष हमारे पास है। भारतीय हथकरघा उद्योग अपनी समृद्ध परंपरा और जीवन संस्कृति के लिए जाना जाता है। पूर्वोत्तर में असम जो अपने सिल्क के कपड़े के लिए प्रसिद्ध है, दक्षिण में सेलम का कपड़ा उद्योग जो अपनी जटिल कारीगरी के लिए जाना जाता है, पश्चिम में सुरेंद्रनगर जो कपड़े में अपनी अद्भुत कला के लिए मशहूर है और पूर्व में उड़ीसा जो हाथ से बुनी गई संबलपुरी साड़ी के लिए जाना जाता है। इसके अलावा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक छाप के साथ क्लासिकल महेश्वरी साड़ी के लिए लोकप्रिय भारत के दिल मध्य प्रदेश को कैसे भूला जा सकता है। भारत का हथकरघा उद्योग भारत की विविधता और सांस्कृतिक विरासत का एक अद्भुत नमूना है। ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही एक परंपरा है, जिसके कारण भारतीय हथकरघा उद्योग को कपड़ा क्षेत्र का एक अनूठा हिस्सा माना जाता है। लेकिन असंगठित श्रमिक, आधारभूत अवसंरचना की कमी और पुरानी तकनीकों के कारण भारतीय हथकरघा उद्योग कई समस्याओं का सामना कर रहा था। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद स्थित भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ने 2019 में HSBC के सहयोग से हैंडमेड इन इंडिया नामक कार्यक्रम शुरू किया। This program aims at building the capacity and strengthening the handloom weaving sector. These weavers and artisans, they have been able to play an important role in carrying forward the legacy and also inducting the next generation into this profession. The credit goes to HSBC for their wholehearted support, not only in terms of financial funding support but also in terms of their engagement, and it's only for this kind of valuable help that the project has been able to achieve its objectives. इस कार्यक्रम का उद्देश्य गुजरात के सुरेंद्रनगर और भुज, तमिलनाडु के सेलम, उड़ीसा के बरगढ़, असम के कामरूप और मध्य प्रदेश के महेश्वर के बुनकरों के बीच उद्यमशीलता क्षमता का विकास करना और चयनित शिल्प कलाओं को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम को बुनकरों के बीच नेटवर्क बनाने, व्यापार करने के आधुनिक तरीके सिखाने, बाजार विस्तार को समझाने, नवाचार और क्रेडिट प्रबंधन में क्षमताओं को विकसित करने के लिए तैयार किया गया था, जिसके कारण हथकरघा उद्योग से जुड़े ये लोग आत्मनिर्भर बन सके। At HSBC, we are delighted to partner with EDII in the Handmade in India project. As part of the project, we've been able to develop an ecosystem for over 5,700 weavers in 6 clusters, handloom clusters across the country, by building their capacity and providing them the required skills. I wanted to congratulate the team and hope this work will continue and strengthen the weavers across these clusters. संस्थान द्वारा किए गए प्रयासों के परिणाम आज जमीनी स्तर पर नजर भी आने लगे हैं। किए गए प्रयासों के कारण ही आज बुनकरों की आय में इजाफा हो रहा है और चयनित क्षेत्रों का ब्रांड भी मशहूर हो रहा है। इस 4 साल की यात्रा में संस्थान ने कई यादगार पड़ाव तय किए हैं। भुज में लुप्त होती शिल्प कला को पुनर्जीवित करने और बुनकरों की आय को 30 गुना बढ़ाने से लेकर महेश्वर में 251 कार्यशालाओं का संचालन करने और कामरूप के चुनौतीपूर्ण शहर में परियोजनाओं का सफलता पूर्वक संचालन करने तक हैंडमेड इन इंडिया एक कार्यक्रम के रूप में शुरू हुआ। लेकिन ये कार्यक्रम हथकरघा उद्योग में आजीविका पैदा करने, देश की हस्तकला को जीवित रखने के साथ ही जीवन को बेहतर बनाने की यात्रा में बदल गया। ये अविश्वसनीय कार्यक्रम HSBC के सहयोग के बिना संभव नहीं था, जिसने सामुदायिक आकांक्षाओं को सफलता की कहानी में बदल दिया। स्वदेशी आंदोलन से शुरू हुआ हथकरघा उद्योग भारतीय विविधता को समेटे हुए है। ये आर्थिक प्रगति का कारण रहा है तो कला, परंपरा और शिल्प का अद्भुत संगम भी है। बता दें कि वर्तमान सरकार हाथ से बने उत्पादों की मार्केटिंग पर लगातार जोर दे रही है। मौजूदा सरकार ने हथकरघा को जैम पोर्टल से जोड़ने, मुद्रा ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने से लेकर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसे अभियान शुरू किए हैं। वहीं एकता मॉल जैसे नए बाजार भी हथकरघा को मजबूती दे रहे हैं। इसके अलावा पिछले 9 सालों में
600 से अधिक हैंडलूम क्लस्टर विकसित किए गए हैं। अजय मिश्र के साथ रोहित अग्रवाल, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो आपने ये खूबसूरत रिपोर्ट देखी जिसमें हम स्किल डेवलपमेंट के जरिए कैसे वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं टैक्सप्रोसिल के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। डॉक्टर सिद्धार्थ, एक बार फिर से आपका स्वागत है इकोनॉमी टुडे में। आप अपनी ये समझना चाहते हैं कि बड़े बड़े हम टेक्सटाइल पार्क बनाने जा रहे हैं, उसका क्या फर्क पड़ेगा रोजगार के लिहाज से? कैसे ये सनराइज सेक्टर, आपने सनराइज शब्द का इस्तेमाल किया, कैसे हम लोग तस्वीर कैसे बदलने जा रही है इस पूरे सेक्टर की? नहीं, वो मेगा टेक्सटाइल पार्क का जो आइडिया पीएम मित्रा पार्क जो आया है सामने में, वो 7 स्टेट्स में आ रहा है एंड इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, इंटीग्रेटेड अप्रोच। एक बात पूरी समझनी चाहिए टेक्सटाइल में कि लंबा वैल्यू चेन है ये, कि कहाँ फाइबर से शुरू होता है और फिर फैशन तक एंड होता है। और माननीय प्रधानमंत्री का जो 5 F's का जो एक डेफिनेशन उन्होंने दिया बखूबी कैप्चर करता है इस वैल्यू चेन को। फाइबर, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री और फैशन, और फिर उसके बाद फैक्ट्री, फैशन एंड फॉरेन, तो 5 उनका जो मंत्र है वो बहुत ही कैप्चर करता है इसको। तो वो वैल्यू चेन को इंटीग्रेटेड रूप से अगर हम देखें वो बहुत जरूरी है, बिकॉज जब कहाँ फाइबर प्रोड्यूस होता है और कहाँ उसका स्पिन होता है, कहाँ वीव होता है, कहाँ उसका बाजार है, तो वो एक तरह से सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इस पीएम मित्रा पार्क पे एक जगह लाने की कोशिश है। प्लस प्लग एंड प्ले वाला भी है कि आप आइए और आप अपना फैक्ट्री लगाइए ताकि अपना काम जल्दी से जल्दी गेस्टेशन पीरियड जिसे कहते हैं जी, उसे कम से कम हो। डॉक्टर सिद्धार्थ, लेकिन हम ग्लोबल स्टैंडर्ड तक कब तक जाएंगे? कब हमारा मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है जो एक बिल्कुल क्वालिटी प्रोडक्ट के रूप में देखा जाएगा, और अगर पूरी दुनिया में हम एथिकल टेक्सटाइल को प्रमोट कर पाए शायद, तो एक हमारी एक खास यूएसपी हो सकता है। नहीं, सही बात है आपकी, बिकॉज ऐसा इंडिया की क्वालिटी जो है टेक्सटाइल की ओवर द इयर्स काफी इंप्रूव हुई है। आज भारत जो है कई अच्छे ब्रांड्स को अपने कपड़े और जो वस्त्र जो बेच रहा है, तो ऐसी बात नहीं कि क्वालिटी अपनी खराब है, लेकिन सवाल इस बात का है कि उसको स्टैंडर्डाइज करना है। और एक स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये हुआ कि वो एक बेंचमार्क तरीके से स्टैंडर्डाइज हो, ताकि जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं उसमें हम लोग सामने उस प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स न केवल अपन बाहर भेजें पर अपने देशवासियों के लिए भी रखें सामने, उनको भी एक मौका मिले कि वो फर्स्ट क्लास प्रोडक्ट जो है वो भी खरीदें अपने आप। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर सिद्धार्थ। चलते चलते ये साल भारत के टेक्सटाइल सेक्टर के लिए आप लोगों का क्या अनुमान है, और एक्सपोर्ट्स को लेकर के आप लोग क्या टारगेट कर रहे हैं साल 2023-24 में? देखिए, आपने देखा होगा, आपने सही बताया कि वो 20, 21, 22, 23 में जो थोड़े फोर्सेस थे वो आए, एक उतार चढ़ाव सा देखा आपने एक्सपोर्ट में। अब हम 23-24 में जब बैठे हैं और अब सितंबर टू जो मार्च का आ रहा है पीरियड, वो एक जनरली जो है पीरियड ऑफ एक्सपोर्ट है, उसमें जो है एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो हमारा ये अनुमान है कि over compared to last year, this year's exports will be much higher by at least by 10%. तो काफी जो रिपोर्ट्स आ रही है कई एक्सपोर्टर्स से, और अपन ने जो FTA वगैरह किए ऑस्ट्रेलिया के साथ, UAE के साथ और एक UK के साथ बात चल रही है, तो अगर आशा है कि अगर ये थोड़े हो जाए, ऑस्ट्रेलिया में आपको बता दूं कि काफी हद तक लोग जो है उसका फायदा ले रहे और इसके रिजल्ट आपको मिलेंगे अभी। तो हमने जो किया है उसका एक डायरेक्ट रिजल्ट आपको मिलेगा जब इंडिया का टेक्सटाइल और होम टेक्सटाइल स्पेशली मेडअप्स और गारमेंट दोनों का एक्सपोर्ट जो है लास्ट ईयर से काफी ज्यादा बढ़ेगा। तो वो एक एक्सेस जिसे हमें कहते हैं मार्केट एक्सेस, वो हमें मिला है और उस मार्केट एक्सेस को हम लोग काफी हद तक हमारे एक्सपोर्टर जो है उसको एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं और उससे उनको वो भी मिल रहा है, फायदा भी मिल रहा है। डॉक्टर सिद्धार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने। जी, वक्त मेरे पास इतना है। लास्ट ईयर एक्सपोर्ट विल बी बेटर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिद्धार्थ, और इतने लंबे वक्त से आप लोग जुड़े हुए हैं इस सेक्टर के लिए बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें जो कि कारोबार जगत से जुड़ी हैं आपको दिखाएंगे। देखते रहिए इकोनॉमी टुडे। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आप सभी का। और तेजी से बदलती दुनिया में आप पीछे न रह जाएं, इसलिए आपको दिखाते हैं कारोबार जगत की दूसरी खबरें फटाफट अंदाज में।
भारतीय रिजर्व बैंक इस हफ्ते होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में प्रमुख नीतिगत दर यानी रेपो रेट को स्थिर रख सकता है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक बुधवार 4 अक्टूबर से शुरू होकर 6 अक्टूबर तक चलेगी। टैक्स आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 30 सितंबर की तय समय सीमा तक 30 लाख से ज्यादा अधिक ऑडिट रिपोर्ट्स ई फाइलिंग पोर्टल पर जमा की गई। आयकर विभाग ने बताया कि इन ऑडिट रिपोर्ट्स में से 29.5 लाख ऑडिट रिपोर्ट्स 2023-24 से संबंधित हैं। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स फॉर्म 29B, 29C और 10CCB से संबंधित हैं। खादी को युवाओं से जोड़ने के प्रयासों के तहत खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने गांधी जयंती के अवसर पर IIT दिल्ली के परिसर में हाल ही में नवीनीकृत किए गए खादी इंडिया के एक आउटलेट का उद्घाटन किया। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर MSME मंत्रालय ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2023 तक खादी महोत्सव मनाने की घोषणा की है। इस महोत्सव का उद्देश्य वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खादी और ग्रामोद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प, ODOP उत्पादों और स्थानीय स्तर पर उत्पादित विभिन्न पारंपरिक और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना है। गूगल ने HP के साथ मिलकर भारत में क्रोमबुक बनाने की शुरुआत कर दी है। गूगल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुंदर पिचाई ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हम भारत में क्रोमबुक के विनिर्माण के लिए HP के साथ भागीदारी कर रहे हैं। भारत में पहली बार क्रोमबुक का उत्पादन किया जा रहा है। इससे भारतीय छात्रों के लिए किफायती और सुरक्षित कंप्यूटिंग तक पहुंच सुगम होगी। कमजोर मांग और देश के कुछ हिस्सों में औद्योगिक गतिविधियां सुस्त पड़ने से डीजल की बिक्री सितंबर में 3% घटी। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों के शुरुआती आंकड़ों से जानकारी मिली है। हालांकि पेट्रोल की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। पब्लिक सेक्टर की कंपनी कोल इंडिया की बिजली क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में 3.4% बढ़कर 29.48 करोड़ टन है। गौरतलब है कि पिछले 2 महीनों में बिजली की मांग भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। कोल इंडिया लिमिटेड ने एक बयान में कहा कि आपूर्ति किए गए कोयले की कुल मात्रा इस अवधि के लिए अनुमानित 29.3 करोड़ टन से 18 लाख टन ज्यादा थी। भारतीय खाद्य निगम FCI और राज्य सरकार की एजेंसियों ने 2023-24 के खरीफ सीजन के लिए धान खरीद अभियान पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु में शुरू कर दिया है। FCI और राज्य सरकार की एजेंसियों ने इस खरीफ सीजन में 77.4 मिलियन टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है, जबकि पिछले सीजन में ये 49.5 मिलियन टन पर था। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड फिलहाल कॉर्पोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के ऋणदाताओं ने स्पेस मंत्रा द्वारा प्रस्तुत बोली को खारिज कर दिया। स्पेस मंत्रा लेनदार समिति की ई-वोटिंग प्रक्रिया में बहुमत हासिल करने में असफल रही। आइक्वेस्ट एंटरप्राइजेज ने एक समझौते से भारत में वैश्विक फार्मास्यूटिकल कंपनी वियाट्रिक्स के एक्टिव फार्मास्यूटिकल घटक संचालन का अधिग्रहण कर लिया है। आइक्वेस्ट ने कहा कि वैश्विक स्तर की प्रतिस्पर्धी बोली के बाद उसे इस निवेश का अवसर मिला। इकॉनमी टुडे के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे देखिए न्यूज एट 10 कृतिका भारद्वाज के साथ। पूरी इकॉनमी टुडे की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।